नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी नजर 3 दिसंबर पर टिकी है कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आएगी। सभी प्रत्याशियों के मन में कहीं न कहीं ये संदेह है कि उनका जो इस बार का प्रचार प्रसार है, जो चुनावी अभियान है, वो रंग लाएगा या फिर बाजी कोई और मार जाएगा। तो इसी को लेकर इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है बड़भा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे तमाम बातें जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, साथ ही साथ चुनाव के समय में उनके प्रचार और चुनावी अभियान को लेकर। तो सबसे पहले तो नरेंद्र पटेल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं विगत 30 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ जी। राजनीति के साथ साथ में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपन ने काम किया है। मैं वर्तमान में अभी फिलहाल प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ। इसके पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। उसके पूर्व में जिला कांग्रेस में महामंत्री के पद पे रहा हूँ। और उसके पूर्व जब युवक कांग्रेस का दौर था, उस समय यूथ कांग्रेस का जिला संगठन का मंत्री रहा हूँ। तो मैंने बचपन से राजनीति की। कॉलेज के समय पर, उस समय पर कॉलेज के जो चुनाव हुआ करते थे, उसमें भी हम एनयूसीआई में अपने कॉलेज में अध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव लड़ाया करते थे। तो पृष्ठभूमि मेरी ये वैसे है। सामाजिक तौर से अगर देखा जाए तो मेरे ग्रैंडफादर जो शिवाजी पटेल थे, उन्होंने समाज की सेवा की, धर्मशाला वगैरह छात्रावास का निर्माण किया। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी सरपंच रहे और मेरे अंकल जो इस खरगोन जिले से सांसद भी रहे हैं और विधायक भी बड़भा विधानसभा से रहे हैं जी। और हमेशा मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है और मजदूर साथियों की लड़ाई लड़कर कांग्रेस के पक्ष में रहकर बात करता था। जी। तो सर, आपने जैसे कि बताया आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, कई समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? हमारे क्षेत्र में खरगोन जिले में स्वर्गीय श्री सुभाष यादव जी वहाँ के नेता हुआ करते थे और उन्होंने खरगोन जिले को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को दिशा और निर्देश दिए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में रह के किसानों के हित की बात की है जी। चाहे वो सहकारिता माध्यम से ले लें, चाहे हम कृषकों के हित की बात कर लें, तो उन्होंने इस क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से प्रत्येक गांव में कृषकों को खाद और बीज का का जो गोडाउन वगैरह रहते थे गांव में, उन्होंने किसानों को दिलवाए। जी सर। उनके साथ साथ में मेरे चाचा जी विधायक भी 93 से रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। तो उनकी साथ पे रहकर ये दो लोगों का मेरे जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है, जिन्होंने क्षेत्र का विकास किया। सुभाष यादव जी के साथ मिलकर ताराचंद जी पटेल जो स्वर्गीय हुए, उन्होंने भी इस डैम में ओंकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर परियोजना का जो डैम पुनासा में बना है, इससे किसानों को खरगोन जिला, खंडवा जिला और बड़वानी जिले तक किसानों को पानी मिला है और उससे किसान सक्षम हुए हैं और किसान के साथ मजदूर भी सक्षम हुआ है और हमारा इस तीनों जिलों के व्यापारी भी मजबूत हुए और इस नर्मदा के डैम बनने से शाजापुर तक और इंदौर तक पानी आया है। तो ऐसे जिन्होंने कम समय की राजनीतिक में इतना बड़ा काम कर दिया है इस प्रदेश के लिए, तो वो प्रभावशील निश्चित तौर से मेरे राजनीतिक जीवन में ये लोग रहे। तो सर, जिस तरह इस बार जो विधानसभा चुनाव है, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में जम के प्रचार प्रसार किया। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके प्रचार और चुनावी अभियान में इस बार क्या कुछ खास रहा और किस तरह की दिक्कतें आई आपको इस दौरान? देखो, मैंने अपना जो चुनाव प्रचार किया है, मैं विगत 30 वर्षों से अपने कार्यकर्ताओं से साथ में रहकर काम करता था। मैं अच्छे से अपने कार्यकर्ताओं को जानता था, पहचानता था और मतदाता भाइयों से भी मैं बहुत कुछ जानता पहचानता हूँ। तो शुरुआत मैंने डोर टू डोर जाकर अपने मतदाताओं को मिला और पूरी विधानसभा के 95% मतदाताओं से मैं डोर टू डोर जाकर
मिलने का प्रयास मिला और मैंने जी। अपनी बात रखी और मतदाताओं ने मुझे प्यार और स्नेह पूरा दिया है। जी। साथ में जो कार्यकर्ता लोग थे मेरे, उन लोगों ने भी मुझे अच्छा समर्थन देकर मेरे हित में, मेरे पक्ष में काम करके कांग्रेस को मजबूत करने की बात करी है। जी। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि डोर टू डोर जाकर आपने कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले, इस तरह से आपने प्रचार किया, जब आप जनता से मिले, आपको क्या अंतर नजर आया पिछली बार के चुनाव में और अगर इस बार के चुनाव में देखा जाए तो किस तरह का अंतर आपको नजर आया कि मतलब पिछली बार के चुनाव में किन किन क्या क्या दिक्कतें थी और इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह से होने वाला, क्या अंतर है कुल मिलाकर? जो पिछली बार का चुनाव होना था जी। उसमें कहीं न कहीं मतदाता भाई असमंजस में थे कि कांग्रेस को वोट देना या बीजेपी को वोट देना। फिर भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट लगभग 49 और 51% तक का रहा, मतलब कांग्रेस की कुछ 6 सीटें ज़्यादा ही। लेकिन इस बार जो मुझे परिवर्तन मिला वो मुझे देखने को ये मिला कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी सरकार से नाखुश है और जी। कांग्रेस सरकार की जो पिछले 15 महीने की जो सरकार चली थी उसमें जो कमलनाथ जी ने हमारे किसानों का कर्ज माफ़ी की थी, 100 रुपये में बिजली का बिल देने की बात कही थी और घोषणाएं करी थी, ये लगभग उन्होंने पूर्ति कर दी थी। 50% का इसका कार्य कर दिया था। जी। तो और दूसरा, एक भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा जो एजेंडा चलाया था, उससे शहरी क्षेत्र के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे उस बात से, क्योंकि कहीं न कहीं शहरी क्षेत्रों में वो लोग भूमाफिया लोगों से बहुत परेशान रहते हैं। जी। तो ये जो फैक्टर आया है इससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिली। और अभी जो 11 योजनाएं कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी, नारी सम्मान योजना, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देना, बिजली बिल फ्री माफ़ करना और किसानों को कर्ज पुनः माफ़ करना, किसानों को 5 HP की मोटर करा था, ये भी माफ़ करने का जो कहा था। तो ये सब चीज़ें मिलाकर पूरी जनता, मतदाता भाई सब ये चीज़ देखकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के पक्ष में थे। और ये पहचान कैसी होती है कि जब मैं मतदाता से मिलता था तो उनका जो मुस्कुराहट वाला चेहरा जब मेरे को दिखता था तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर से इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली, अगर हम बड़वा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास उठाकर देखें तो मतलब 90 के दशक से अब तक 7 बार चुनाव हो चुके हैं और 7 बार में से 4 बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस बार क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ होगा? देखो, 7 बार का आप चुनाव बता रहे हो और 4 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस जो जीती है, तो इस बार कांग्रेस जीतेगी तो बराबरी तो कर ही लेंगे जी, है ना। तो बराबर की स्थिति हो गई है और निश्चित तौर से कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीतेगी। और पिछली बार भी कांग्रेस ही वहाँ से चुनाव जीती थी, बड़वा विधानसभा से, किंतु कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के चक्कर में, निजी स्वार्थ के लाभ लेने के चक्कर में हमारे बड़वा विधानसभा के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस का दामन छोड़कर, और आज पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस से लड़े और आज वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उनका मैंने सामना किया, डटकर किया। और उन्होंने आर्थिक स्थिति से ज़रूर उस विधानसभा में अपना प्रभाव और जीतने की कोशिश की है, लेकिन बड़वा विधानसभा की जनता और मतदाता भाई बहुत समझदार हैं। उन्होंने उनका पक्ष न रखते हुए कांग्रेस को मतदान करने का उन्होंने निर्णय बनाया है। लेकिन सर, एक चीज़ अगर देखी जाए तो जो बड़वा विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर जो वोटर्स है वो गुर्जर समुदाय के हैं और आपके जो प्रतिद्वंदी है सचिन बिरला, वो खुद गुर्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा आने वाले परिणामों पर, क्योंकि जो गुर्जर समुदाय है वो अधिकतर निर्णायक भूमिका में रहता है उस क्षेत्र में? ऐसा है कि जाति वाइज प्रत्याशी का अनुभव और प्रत्याशी की प्रतिभा ये मतदाता भाई देखते हैं, है ना। और वैसे जो गुर्जर समाज का आप बता रहे हैं तो मैं भी गुर्जर समाज से हूँ और गुर्जर समाज में मेरे पिता दादाजी और मेरे चाचा जी ने कॉलेज और छात्रावास और ये खोल कर, ये जो खोले है तो प्रभावशील मेरे परिवार का
70 से 80% रहा है। जी। तो गुर्जर समाज का मुझे मतदान मेरे पक्ष में ज़्यादा आएगा। साथ में एक गुर्जर समाज को ही नहीं, वरन हम लोगों ने प्रयास किया है कि अन्य समाजों को भी लाभ मिले, अन्य समाज भी किस प्रकार से उस क्षेत्र में सामूहिक विवाह करके हर एक समाज को एक प्रेरणा दी। छात्रावास खोलकर एक समाज को प्रेरणा दी, स्कूल खोलकर एक प्रेरणा दी। तो हमारा क्षेत्र जो बड़भा विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का विकास हुआ है जी। और सामूहिक विवाह के माध्यम से अन्य जो समाज हैं, अन्य जाति हैं, जो उनको भी एक प्रेरणा मिली और उन जातियों के माध्यम से उन लोगों को भी हमने एक दिशा निर्देश हमारे परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर से हमारे व्यवहारों के कारण हमें व्यापारी होने के नाते कहीं ना कहीं निश्चित तौर से हमको लाभ मिलने वाला है। तो सर, अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद क्या होगी? सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? इस क्षेत्र में विगत 15-20 वर्षों से किसी भी प्रकार का सांसद निधि या पंचायत निधि या नगर पालिका निधि के अलावा क्षेत्र में विकास हुआ नहीं जी। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से संपूर्ण जिले, तीनों जिले संपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन बड़भा विधानसभा का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हम नर्मदा जी का जल और किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचाए हैं। तो हमारे सचिन बिरला जी ने यही घोषणा करी थी कि मैं विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ जी। और काटकुट क्षेत्र का उन्होंने एक बहाना लिया था कि काटकुट क्षेत्र में मैं नर्मदा जी का जल लेके आऊंगा। पिछले 3 वर्षों पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी बीजेपी, और 3 वर्ष में न किसी प्रकार का वहाँ पर सर्वे हुआ, न किसी प्रकार के उस क्षेत्र में कोई पानी पहुँचाने के प्रयास किए गए। लेकिन मैंने वहाँ पर जिस प्रकार से मेरे को अनुभव है सुभाष यादव जी का और ताराचंद जी पटेल जी का और कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का साथ लेकर मैं काटकुट क्षेत्र में नर्मदा की जो लाइनें जा रही है उसका पानी लेकर, चाहे वहाँ पर एक तालाब बनाना पड़े और तालाब से लिफ्ट इरिगेशन करके उस क्षेत्र में पानी भिजवाने का मैं काम करूँगा। दूसरा, एक बिंजलवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है, वो भी पिछले विगत 7 वर्षों से बाकी है, अधूरी पड़ी है। उस योजना को मैं प्रारंभिक रूप से चालू करवाने का कार्य करूंगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, स्वास्थ्य विभाग को देखूंगा। एक कृषि क्षेत्र प्रधान है हमारे क्षेत्र में, तो मैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मिर्च का उत्पादन ज़्यादा होता है, कपास का उत्पादन हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो मिर्च का उद्योग डलाने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। एक और चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य की भी एक बहुत दिक्कत है वहाँ पर। जो सरकारी अस्पताल है बड़वा का, वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं वही कहना चाहता था, आपने जो बीच में अच्छी बात याद दिला दी मुझे। ये जो 100 बिस्तर का अस्पताल है, ये जिस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और उस समय मेरे चाचा जी उस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, तो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से हमने वहाँ पर एक मार्केट का निर्माण कराया और लागत मूल्य पे जो छोटे निम्न वर्ग के व्यापारी थे उन लोगों को हमने लागत मूल्य पे दुकानें दी और बाकी बची जमीन में हमने उसको नीलाम कराई और उससे 2 करोड़ रुपए के करीब उस समय 93 में इकट्ठा हुआ और 1 करोड़ रुपए की एफडी कराई और बाकी उससे हॉस्पिटल बनाकर मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा हॉस्पिटल बनाया जिसमें रोगी कल्याण के माध्यम से और मध्य प्रदेश शासन का एक भी रुपया नहीं लगा और वो निर्माण कराया था। लेकिन विगत 5 वर्षों बाद फिर उस हॉस्पिटल में ये कंडीशन है कि आज वहाँ पर कोई सब चीज़ों की सुविधा होने के बाद भी वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ने अपनी आवश्यकता नहीं समझी कि कहीं ना कहीं मैं उस क्षेत्र का स्वास्थ्य के मामले में सोचूं। मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखूँगा। वही सर, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक की तरह खेला है और इससे जनता काफी हद तक उनकी तरफ जनता का झुकाव भी देखने को नजर आया है, वहीं उसी के काउंटर में कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना लाई गई है। आपको क्या लगता है ये योजनाओं से जनता का कितनी झुकेगी कांग्रेस के पल्ले में? देखो, इस मध्य प्रदेश में योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है
पर कहीं न कहीं शिवराज सिंह जी ने ये लाडली बहना जो है वो नारी सम्मान के माध्यम से कमलनाथ जी ने जो योजना लागू करी थी और हम लोगों ने सब फॉर्म भरे थे पूरे प्रदेश भर में जी। जिसका रजिस्ट्रेशन हमने पार्टी स्तर पर कराया गया था, उसकी कहीं ना कहीं नकल कर जो हमने 1500 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था वो नकल की गई है जी। क्योंकि उनको सरकार बगैर शासन के ये लोग नहीं रह सकते हैं, उनका ये मानना है। तो ये नकल उनकी की गई है, लेकिन ये मान के चलें कि वो प्रभाव मुझे मेरे क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिला। नारी लाडली बहना वाला वो और भी कहीं नहीं चला, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों का मानना अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं उसमें कांग्रेसी भी हैं, कोई अलग प्रकार के लोग हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर महिला को पूर्ण रूप से 6,000 रुपये अभी तक मिला भी नहीं है। 3,000 तक ले जाने की बात कही थी और प्रति माह मिलना था, लेकिन इन लोगों ने एक बहुत चतुराई से काम किया कि वृद्धा पेंशन रोक के नारी लाडली बहना में डाल दिया वो पैसा। और उसके बाद भी जिस महिला को आज की तारीख तक 6 महीने की 6,000 रुपये कम से कम मिलना था, लेकिन उन्होंने एक एक महीने में ब्रेक कर और जहाँ जैसे सनाव शहर है या बड़वा शहर है वहाँ 5,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ 2,000 को डाला, फिर दूसरे महीने दूसरी 2,000 महिलाओं को डाला। तो इस प्रकार से योजना को उनने खुद ने अपने शासन में खंडित कर दिया। तो सर मतलब आपको लगता है कि जो नारी सम्मान योजना कांग्रेस लेकर आई है उसका प्रभाव है आपके क्षेत्र में? नारी सम्मान का प्रभाव हम लोगों ने पूर्व में किया था जी। और महिलाओं ने अपने खुद आकर हम लोगों ने कैंप लगाए थे, जो एक शहर के एक कोने पे या 2 जगह स्थान पे लगाया। खुद महिलाएं चलकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने आई थी जी। तो निश्चित तौर से नारी सम्मान का हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को उनका लाभ मिलेगा और निश्चित तौर से उनकी योजना कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, निश्चित तौर से बनेंगे भी, तो वो निश्चित तौर से मान के चलें कि नारी सम्मान योजना लागू करेंगे। जिस प्रकार से कृषक ऋण हमने माफ़ किया तो उसी प्रकार से योजनाओं का लागू करेंगे। वही सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार आपके और आपके जो प्रतिद्वंदी है उनके बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखो, एक और व्यापारी वर्ग का आदमी है जी। पूर्व में न तो उसने कहीं राजनीति की, एक धन बल के पर आकर और राजनीतिक का कार्य प्रारंभ किया और सोच सिर्फ यही थी कि उनको मैं राजनीतिक में आकर पैसा कमाने की उनकी एक बात रही, वो कहीं ना कहीं साबित होती है। पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में आकर कांग्रेस में पैसे के बल पर अपना प्रभाव बनाया और सफल हुए, प्रत्याशी बनने में भी सफल हुए और चुनाव जीतने में भी सफल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल में वो अंतर मालूम पड़ा। जिस प्रकार से सरकार कांग्रेस की गिरी, उसी समय उन्होंने अपना परिवर्तन करके और बीजेपी में जाकर अपना दामन थाम लिया। तो इसका सीधा सा एक गणित नज़र में आता है कि वो निजी स्वार्थ के लिए वो खुद के स्वार्थ के लिए थे, जबकि जनता के स्वार्थ के लिए वो नहीं अपना काम करने वाले थे। ये सीधा लगता है और यही प्रभाव बड़वा विधानसभा के एक प्रत्येक मतदाता भाई भी जानता है, प्रत्येक व्यक्ति भी जानता है कि इनके किस प्रकार से व्यवहार रहे हैं। वही सर मैं चाहूँगी कि आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। देखो, इस प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक सच बात अगर आप लोग जनता के बीच पहुंचाने का एक कार्य करेंगे तो इस देश का निश्चित तौर से विकास होगा। और जो देश न्यूज़ है, जो आज मुझे आप लोगों ने आमंत्रित कर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं देश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि हमने चर्चा में तमाम जानकारी ली। हमारे साथ बड़वा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेन पटेल मौजूद थे और उन्होंने अपने क्षेत्र की तमाम दिक्कतों के बारे में, जनता को किस प्रकार से, जनता का रुझान किस तरफ है, इस बारे में जानकारी दी। प्लस उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो तमाम दिक्कतें हैं क्षेत्र की वो उन्हें किस तरह से हल करेंगे, जो दिक्कतों वाले मुद्दे हैं उनका किस तरह से हल निकालेंगे, ये भी हमने जाना। अब देखना ये होगा कि जो 3 दिसंबर जिस दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जनता का रुझान किस ओर होता है और आखिर बाजी कौन मारता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।